नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में देश में जो कुछ घट रहा है उसे समझने की जरूरत है। दरअसल बहुत कुछ असाधारण घट रहा है। बिहार चुनाव के नतीजे हों या राम मंदिर में जो धर्म ध्वजा आरोहण हुआ वो कार्यक्रम हो, या दिल्ली में प्रदूषण को लेकर जिस तरह की चीजें चल रही हैं और जो प्रदर्शन हुआ, उन बच्चों को गिरफ्तार किया गया, उन पर जो धाराएं लगाई गई। जम्मू कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी है, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। वहां एमबीबीएस के एडमिशन का मामला है और वहां मांग भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है कि इस यूनिवर्सिटी में, चूंकि ये श्री माता वैष्णो देवी के नाम पर है और इस ट्रस्ट के जरिए इसकी फंडिंग भी होती है, इसलिए यहाँ सिर्फ वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को ही एडमिशन मिलना चाहिए, यानी हिंदुओं को ही एडमिशन मिलना चाहिए। हुआ ये कि पहले बैच में जो 50 बच्चे आए उसमें 43 मुस्लिम बच्चे हैं। चूंकि जम्मू कश्मीर की आबादी 68% मुस्लिम है, 28% हिंदू, तो ओपन सीट्स पर इस तरह से बच्चों का एडमिशन हुआ, वो इशू बन रहा है। बांडी संजय कुमार, तेलंगाना में पंचायत के चुनाव चल रहे हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में, यानी अपने लोकसभा क्षेत्र में करीमनगर, वहां पर घोषणा की है कि जो पंचायतें भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगी, उन पंचायतों को वो अपने फंड से, यानी एमपी लैट से 10-10 लाख रुपए देंगे। और आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री शुरू से डबल इंजन का कंसेप्ट देते ही रहे हैं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे तो केंद्र से सारी मदद मिलेगी, और नहीं तो फिर सोच लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। कल संविधान दिवस मनाया गया, पार्लियामेंट में भी मनाया गया और वहां तमाम लोग थे। राष्ट्रपति ने जो प्रियम्बल का सबसे पाठ कराया और संकल्प दिलाया, पहला सवाल तो ये उठता है कि 75 साल के बाद वो पार्लियामेंटेरियंस, वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष जो खुद शपथ लेकर के आते हैं, और राष्ट्रपति जिन पर जो जो एक तरह से कस्टोडियन है संविधान की, संविधान में सर्वोच्च पद उनको मिला हुआ है, और जो लोग तमाम बार शपथ ले चुके हैं, उन्हें ऑप्टिक्स क्रिएट करने की क्या जरूरत है? और अगर जरूरत है तो उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने जब प्रियम्बल पढ़ा तो उसमें समाजवादी को सामाजिक पढ़ा। तो अगर इतना इस तरह से चीजों को लिया जा रहा है तो ये भी सोचने का विषय है। और भी ढेर सारी चीजें हो रही, एसआईआर हो रहा है। एसआईआर में तमाम बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, या उनको हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज या इस तरह की चीजें हो जा रही हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जा रही है। विरोध भी हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग अड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से फैसले दे रहा है वो आप देख सकते हैं। मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या प्रिंट अखबार हो, यानी चैनल्स हो या प्रिंट के अखबार हो, उन सब जगह पर जो चीजें बताई जा रही हैं, क्या देश में वैसा ही हो रहा है या देश को उन्हीं चीजों की जरूरत है? सच्चाई क्यों नहीं बताई जा रही? ये सारे सवाल हैं जिन पर सोचने की जरूरत है। ऐसे सवालों के बीच देश इन सब के बीच जो फंसा हुआ है, जिस दुष्चक्र में फंसा हुआ है, जिस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, उससे निकलेगा कैसे? क्या उसमें जिस राजनीति की जरूरत है वो राजनीति करती हुई कोई पार्टी या कोई नेता दिखाई देता है? इस पर बात करेंगे, समझेंगे। राहुल गांधी पर बात करेंगे। राहुल गांधी जो बातें कहते हैं, जिस तरह की राजनीति करते हैं, जिन इश्यूज को लेकर के आए हैं, वो इश्यूज, इन सब जो बातें मैंने आपसे कही, इन सब से वाबस्ता है। तो समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक दयाशंकर मिश्र जी। दयाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दयाशंकर जी का एक यूट्यूब चैनल है, दयाशंकर मिश्र ऑफिशियल। आप वहां पर इस तरह के बहुत सारे वैचारिक बातों के, या उनके जो विचार होते हैं, उनकी एनालिसिस होती है, उनके कमेंट्स होते हैं, उनके वीडियो देख सकते हैं। तो आप वहां जाएंगे, उसे सब्सक्राइब करेंगे
तो आपको बहुत कुछ जानने और समझने को मिलेगा। तो दयाशंकर जी, बात शुरू करते हैं। आपसे जो बात हो रही थी जी कि इस समय जिस राजनीति की जरूरत है और जिन चीजों की बात किए जाने की जरूरत है, जिस हिम्मत की जरूरत है, अब दिक्कत ये, राहुल गांधी वो बात करते दिखाई देते हैं, लेकिन पूरा जो मीडिया है और एक इकोसिस्टम डेवलप कर दिया गया है देश में, जो राहुल गांधी को हैमर करता रहता है कि ये आदमी जो बात कर रहा है, देखिए इसको तो लोग मान ही नहीं रहे हैं, कुछ चुनाव हार जाता है, पार्टी में प्रॉब्लम है, ये तमाम तरह की चीजें आती। इन सबके बीच आज की आप इसलिए भी आपसे मैं बात करना चाह रहा था कि आप पूरा देश घूम रहे हैं, जमीन पर देख रहे हैं। आप गुजरात गए, मध्य प्रदेश गए और कई राज्यों में, महाराष्ट्र गए, इन सब जगहों पर आप घूम घूम कर लोगों से बात कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, और वहां पर आप क्या देख रहे हैं? क्या कहीं कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ पता चल रहा है जिससे ये लगे कि देश में कुछ गड़बड़ हो रहा है? और लोग उसे समझ तो रहे हैं लेकिन उसे परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं। जी जी सबसे पहले तो धन्यवाद कि हम उन विषयों पर बात कर रहे हैं जिन पर आप देखें कि पूरा का पूरा मीडिया जैसे गहरी नींद में है, जैसे गहरी चुप्पी में है। तो हमारे सभी दर्शक जो हमसे जुड़ चुके हैं, जुड़ने की प्रक्रिया में हैं, हम सब राहुल गांधी की राजनीति पर पहले बात करते रहे हैं। आज एक ऐसे वक्त में हम राहुल गांधी की राजनीति या उन सवालों दयाशंकर को जी, एक चीज और जोड़ दूं, मैं बीच में टोक रहा हूं आपको। हमारे एक दर्शक ने कमेंट लिखा कि एसआईआर जैसा किसी भी देशद्रोही कार्रवाई का कोई उल्लेख नहीं है। वाकई मुझसे गलती हुई। एसआईआर एक बड़ा इस तरह का आयोजन देश में हो रहा है जिससे, जैसे कहा जाता था पहले या लोकतंत्र में, जनता या नागरिक अपने शासक चुनते हैं कि शासन कौन करेगा। यहां उल्टा हो रहा है कि शासक अपने वोटर चुन रहा है कि हमको चुनेगा कौन। इसकी इसकी पूरी प्रक्रिया चल रही है। मैं एसआईआर को इस तरह से देखता हूं, और ये भी बहुत खतरनाक है, उन असाधारण चीजों में है जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं। जी जी बिल्कुल ठीक बात। हमारे दर्शक की जो टिप्पणी आई है उसी उसी बात पर हम आगे आए जाते हैं। एसआईआर जो है वो पहले बिहार में उस पर सवाल उठे। लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो नियम कायदे बनते हैं उनमें बहस की हमेशा गुंजाइश होती है, और एक लंबे वक्त में हमने देखा है कि कोई कानून बनता है, कोई एक मेथड बनता है, और फिर उसमें बहस होती है, फिर उसमें गलतियों को स्वीकार किया जाता है, फिर सरकार उसको करेक्ट करती है। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद से एक ऐसा वातावरण है जहां लोकशाही के नाम पर तानाशाही धीरे 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 आगे बढ़ी है। नोम चॉम्स्की एक अमेरिकन फिलोसोफर हैं, हमारे दर्शक जानते होंगे। वो एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं मैनेज डेमोक्रेसी, या हिंदी में आप उसे कहें कि प्रबंधित लोकतंत्र। प्रबंधित लोकतंत्र का अर्थ होता है दोस्तों कि आपको बाहर से दिख रहा है कि लोकतंत्र है, लेकिन असल में उसमें हर चीज को प्रबंधित कर लिया गया है, मैनेज कर लिया गया है। आज हम इसी प्रबंधित लोकतंत्र में हैं, और इस पर चूंकि कोई बात नहीं कर रहा है, बहुत कम स्वतंत्र ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनमें से एक पर आज हम बात कर रहे हैं जो इस विषय पर बात करें। एसआईआर में हो क्या रहा है? चलिए, राहुल गांधी ने वोट चोरी की बात की, तेजस्वी ने वहां पर बिहार में बताया कि कैसे एसआईआर में गड़बड़ियां हैं, कैसे एसआईआर में अपना नाम काटे जाने वाले मरे हुए लोग सुप्रीम कोर्ट में गवाही देने चले गए। देश के इतिहास में अपने आप एक अभूतपूर्व घटनाक्रम है कि जिन लोगों का नाम चुनाव आयोग काट देता है वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गवाही देने चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग पूरी अराजकता के साथ ये कहता है कि उसने नाम क्यों काटे, किस लिए काटे, वो नहीं बताएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि बताना है, तो वो देखिए चुटकियां चुटकियां बजाते ही नाम हो जाते हैं। पहले जिस काम को कहा जाता है कि बड़ा मुश्किल है, वो अचानक से सुप्रीम कोर्ट कहता है, और फिर कुछ ही दिनों में वो सब नाम सारे बाहर आ जाते हैं। बार बार विपक्ष की तरफ से सबूत दिए जाते हैं। 7 अगस्त की जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसके बाद में भी हरियाणा पर भी उन्होंने बात की, सारी प्रक्रिया चल रही है कि कहाँ क्या क्या गड़बड़ हो रहा है।
लेकिन चुनाव आयोग कुछ नहीं कहता। अब लेकिन जो चुनाव आयोग, बीएलओ कौन है? पहले मुझे लगता है हमारे दर्शक जानते होंगे, फिर भी सरल भाषा में बताना चाहिए कि जो ये बीएलओ हैं, असल में ये ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी हैं, या तो ये शिक्षक हैं या अलग-अलग विभागों में काम कर रहे हैं, जो चुनाव आयोग के लिए अभी घर-घर जा रहे हैं। इनके बीएलओ को इस वक़्त इस एसआईआर में लगाने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या है कि बच्चों की परीक्षाएँ चल रही हैं। यहाँ यहाँ एक लेकिन जानकारी और मैं दे दूँ हाँ, कि जी, लोगों जी। के दिमाग में एक सवाल रहता है कि हाँ, सरकारी हाँ, कर्मचारी हैं तो ये मना क्यों नहीं कर देते? हाँ, हाँ, हाँ। दरअसल जो हमारे देश का कानून है और जो हुँ, निर्वाचन आयोग को लेकर के कानून है, निर्वाचन के किसी काम के लिए निर्वाचन आयोग के हुँ, किसी काम को सरकारी कर्मचारी मना नहीं कर सकते हैं। कुछ हुँ, वैध हुँ, कारण हो सकते हैं, हुँ, हुँ, उनको छोड़ करके बिल्कुल मना नहीं कर सकते हैं वो कि वो ये काम नहीं करेंगे। इस हुँ। बात को समझने की ज़रूरत है। हाँ, कि वो बिल्कुल आसान नहीं है कि आप जाके मना कर दें कि मैं ये ड्यूटी नहीं करूँगा। इस बात को ऐसे समझिए कि आप अपने आस-पड़ोस में अपने चाचा, ताऊ, मामा और तमाम रिश्तेदारों में जो भी लोग हैं, आप देख सकते हैं कि अगर चुनाव में किसी की ड्यूटी लग जाए और उसकी तबीयत भी खराब हो, तो वो भी उसको छुट्टी नहीं मिलती। उसको डॉक्टर से बहुत सारी प्रक्रिया, जाँच, रिपोर्ट और बहुत उसमें नियम कानून हैं। दूसरा, अगर आपके घर में शादी भी हो जाए, तो भी अनेक मामलों में ऐसा देखा जाता है कि वो आपको टालनी पड़ती है, क्योंकि आपकी चुनाव आयोग में ड्यूटी लगा दी गई है। तो वो मतलब आप कहें कि अत्यावश्यक आपके दायित्व में से है कि अगर आपकी ड्यूटी लग गई है, तो फिर अब आपको कोई उस ड्यूटी में जाने से बचा नहीं सकता है। ज़रा-सी अगर लापरवाही आपका अधिकारी लिख दे उसमें या आपके खिलाफ रिपोर्ट आ जाए, तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। यहाँ बता देना दर्शकों को ज़रूरी है कि नोएडा में जो यहाँ की डीएम हैं, उन्होंने 60 से ज़्यादा बीएलओ को सस्पेंड कर दिया है और आप समझिए कि उन पर एक तरफ उनको सस्पेंड किया जा रहा है और दूसरी तरफ उसी नोएडा की हम बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ये जो बीएलओ ने आत्महत्या की है, इनको समझना ज़रूरी है। ये बीएलओ और शिक्षक, जैसा कि हमने कहा कि सरकारी कर्मचारी हैं, विपिन यादव, इनकी जो आत्महत्या का मामला है, ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। इनके परिवार ने जानकारी दी है कि इन पर सबसे ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा था कि ओबीसी वोट काटे जाएँ। मतलब इनको कहा जा रहा था, जिन्होंने अपनी जान दे दी विपिन यादव को, कि वो ओबीसी के वोट काट दीजिए और उसकी जगह जनरल कैटेगरी के नाम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दर्ज कीजिए। इसमें एक बात ये भी समझिए बीएलओ के मामले में कि पहले से तो फ़ोन करके जाते नहीं आप किसी के घर, एक बार जाते हैं। अगर आप लिख दें कि सारे लोग नहीं हैं और कल वो शिकायत कर दें, तो फिर आपको परेशानी। तो क्या सारे लोग घर बैठे हैं इतनी बड़ी आबादी वाले राज्यों में? तो आप सोचिए कि बीएलओ का काम कितना मुश्किल है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 9 लोगों की बीएलओ की जान गई है। यूपी और गुजरात में भी 4-4 लोगों की इस मामले में जान गई है। 22 दिन में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत हो चुकी है, जिसमें आत्महत्या से लेकर तनाव तक के मामले हैं। दिन-दिन भर इनकी ड्यूटी होती है। जो ऐप काम कर रहे हैं, लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश में एक ऐप की घबराहट का मामला आया, जिसमें मौत से उनको जोड़ा गया। कितने घबरा गए वो, तनाव इतना बढ़ गया। रात-रात भर फिर ऑनलाइन मीटिंग होती है। इस कहने का मतलब है कि भारत ही अकेला ऐसा देश है, जहाँ शिक्षकों को परीक्षाओं के बीच में चुनाव आयोग ने अपने काम में लगा दिया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया के किसी ऐसे देश में हो सकता है? दरअसल भारत में शिक्षा का महत्व सबसे कम है। जब हम शिक्षा कहते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि हमारे बच्चे तो ठीक पढ़ रहे हैं। आपके और हमारे बच्चे या दूसरे दर्शकों के बच्चे जिनके निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो इस बात को नहीं समझ पाएँगे कि कैसे इस वक़्त जो शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव आयोग में लगाई गई है, वो कितने परेशान हैं। क्योंकि स्कूल का काम उनके पास अलग से है। वहाँ शिक्षक ऐसा नहीं है कि दूसरा शिक्षक आ जाएगा। तो शिक्षकों बच्चों का दबाव है, स्कूल का दबाव है और चुनाव आयोग का दबाव है। तो भारत ऐसा तमाशा करने वाला देश हो सकता है कि ठीक शिक्षा के सत्र में परीक्षाएँ जबकि फरवरी में निकट आ रही हैं, सारे के सारे शिक्षकों की ड्यूटी काट करके और इस तरफ लगा दी जाए। यहाँ ये भी ध्यान रखिए, जो बहुत सारे हलकों में ये बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो अभी वक़्त है, फिर अभी से क्यों लगाया गया? बहुत से राज्यों के चुनाव में वक़्त है, लेकिन एसआईआर जितनी तेज़ी से किया जा रहा है, क्या इसका उद्देश्य कुछ और है? मध्य प्रदेश जैसे राज्य में ये शिक्षा के सत्र के बाद हो सकता था,
राजस्थान में बाद में हो सकता था। तो ऐसी अटकलें भी हैं कि क्या सरकार अंदर खाने से कोई ऐसी तैयारी कर रही है जो आपकी और हमारी सोच से बाहर है। तो जो ये एसआईआर है, इसकी पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो नागरिकों को परेशान करने वाली है। अब जो लोग, जैसे मैं अपना आपको उदाहरण बताऊं कि मैं रहता कहीं पर हूं और मेरा एक ही जगह वोट है, बीजेपी के दूसरे नेताओं की तरह सोशल मीडिया पर मेरे दो दो पोस्टिंग नहीं है कि एक मैं दिल्ली में भी वोट डालूं, एक मैं जाके फिर अपने प्रदेश में भी वोट डालूं। तो अब मांगा क्या जा रहा है कि जिसका नाम 2003 में पहले से था उसको भी कहा जा रहा है कि प्रमाण लाइए, जबकि वो कंप्यूटराइज व्यवस्था होनी चाहिए, हमारा नाम पहले वहां होना चाहिए। मेरे पिताजी से कहा जा रहा है कि अपना एपिक नंबर दीजिए। अब पिताजी अपना एपिक नंबर कहां से लाएंगे, माताजी अपना एपिक नंबर कहां से लाएंगी? तो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव बीजेपी के जो स्थानीय स्तर के नेता हैं, जो बीजेपी के स्थानीय स्तर के जो एजेंट्स होते हैं, उनकी भूमिका बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो एसआईआर को ठीक से समझने की जरूरत है। और इसी बीच में, एसआईआर के बीच में, हम महाराष्ट्र की खबर की चर्चा कर रहे थे कि वहां पर जो मुंबई में चुनाव होने हैं बीएमसी के, उसमें कैसे फर्जी के पूरे आपने एक डेटा दिया था कि बड़ी संख्या में आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया है आदित्य कि ठाकरे 10 लाख जी डुप्लीकेट वोट्स है। 10 लाख डुप्लीकेट वोट्स हैं। तो इस समय जिस हम प्रबंधित डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो हमें समझना जरूरी है कि चुनाव के पहले ये मुद्दे आते तो हैं, लेकिन जब चुनाव का परिणाम एक तय हो गया है कि बीजेपी वहां सारे पहले ओपिनियन पोल्स में आगे दिखेगी, फिर वो परिणाम में बदल जाएगा और फिर मीडिया कहता है कि बीजेपी के नेताओं ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी एकजुटता की है। तो इसको, यही प्रबंधित डेमोक्रेसी है कि एक तरफ शिकायतें चल रही हैं लेकिन चुनाव आयोग कोई बात नहीं कर रहा है, और दूसरी तरफ जब परिणाम आ जाता है तो कहा जाता है कि बीजेपी ने कितनी भारी मेहनत की है। तो ये प्रबंधित डेमोक्रेसी का सबसे पहला उदाहरण चुनाव आयोग है, जो बीएलओ की मौत के बाद भी बोल नहीं रहा है। और एक बात और देखिए कि चुनाव आयोग पर जब कोई सवाल उठाए जाते हैं तो सवाल पूछने वाले को नंबर एक देशद्रोही कहा जाता है, नंबर दो कहा जाता है कि जो विपक्ष है वो विपक्ष सवाल कर रहा है लेकिन जवाब कौन देता है? जवाब मुख्यमंत्री देते हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री जवाब देते हैं चुनाव आयोग का। तो अभी बीएलओ की मौत पर कोई नहीं बोल रहा है। तो क्यों नहीं बोल रहे, ये सवाल हमको देखना और जानना पड़ेगा। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं मीडिया की। मीडिया कहीं भी एसआईआर पर सवाल नहीं उठा रहा। इस बात को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है कि घरों घरों में आज भी करोड़ों लोग गोदी मीडिया देखते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है। आपके यूट्यूब चैनल पर इतने बड़े देश में, या सारे अगर जो स्वतंत्र चेतना वाले यूट्यूब चैनल है उनके दर्शकों की संख्या कितनी है? तो आप ये कितनी है इसको आप समझ रहे हैं? भारत की जो वोट देने वाली संख्या है वो कितनी है? भारत की कुल आबादी कितनी है? भारत की 140 करोड़ की आबादी में जहां 80 करोड़ लोग एक वक्त के 5 किलो राशन के लिए सरकार के एहसानमंद हैं, ऐसी जगह पर ऐसे यूट्यूब चैनलों को कितने कम लोग देखते हैं? इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि हर मीडिया चैनल जब एक ही तरह की बात करता है तो लोगों को लगता है कि नहीं, परेशानी विपक्ष में है, सत्ता तो बहुत अच्छा काम कर रही है। ये दूसरा पहलू है प्रबंधित लोकतंत्र का। और तीसरा पहलू कि जब शिकायतें लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए कि कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी विपक्ष को, स्वयंसेवी संगठनों को, कि आधार कार्ड को माना जाए कि वोटर, मतलब आप एसआईआर में आधार कार्ड को माने, जबकि आधार कार्ड के लिए कितना नाटक किया गया कि आधार नहीं है तो सारी योजनाएं बंद। अब क्या भारत में कोई बता सकता है कि नागरिकता का प्रमाण पत्र क्या है? किस किस डॉक्यूमेंट से मेरी नागरिकता प्रमाणित होगी? आज कोई इस बात का जवाब नहीं दे सकता है। तो चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। यह बताता है कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया लगातार लोकतंत्र के विरुद्ध जा रहा है। लोकतंत्र के सवालों पर सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों को आप सुनते चलिए तो आप इस बात को समझ पाएंगे। पहला फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 6 महीने पहले पर्यावरण पर बड़ा फैसला दिया था। केंद्र सरकार की 20,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं बिना पर्यावरण की मंजूरी के ही दमादम बना दी गई। आधे से ज्यादा कहीं निर्माण हो गया, जंगल काट दिए गए। याद रखिए, ये जो प्रदूषण दिख रहा है आपको, इसमें बड़ी भूमिका
जंगलों के विनाश की है। अरावली की पहाड़ियां जो बिल्कुल दिल्ली से सटी हुई हैं, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, इन 3 जगहों से उनका पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। आज ही अखबारों में खबर छपी है कि 90% से ज्यादा वहां पेड़ काट दिए जा रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण के नियम इस तरीके से बदले गए हैं। पेड़ों को, झाड़ियों को पेड़ों में बदल दिया जाता है और पर्यावरण की जो दरअसल जो नियम पर्यावरण बदले गए वो जी, मैं बता दूं दर्शकों को, हाँ, अरावली जी, पहाड़ियां बहुत छोटी हैं, बहुत ऐसा जी, नहीं है कि हिमालय की हुँ, तरह या दूसरे हुँ, जो जी, विंध्याचल है उसकी तरह है। हुँ, तो हुँ, ये नियम बनाया गया कि 100 मीटर से ज्यादा का एलिवेशन ही हुँ, अरावली रेंज को माना जाएगा। उससे नीचे हुँ, अगर है तो हुँ, वहां ये सब चीजें चल सकती हैं। 100 जी, मीटर, दरअसल पूरी अरावली रेंज, मैक्सिमम अरावली रेंज जो है वो 100 हुँ, मीटर से कम एलिवेशन में आ जाती है। हाँ। तो पूरी पूरी तरीके से उसको एक तरीके से काटने का रास्ता आपने साफ कर दिया। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, ये लगभग 6-7 महीने पहले का फैसला था। पिछले दिनों 2 फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट पलटा है और आप देखें ये बहुत गंभीर है कि जो भारत के पूर्व सीजेआई बी आर गवई साहब हैं, वो जाने से ठीक पहले इस फैसले को पलट देते हैं और इसके पक्ष में वो तर्क देते हैं कि 2-1 से ये फैसला पलटा गया और उन्होंने कहा कि ये इसलिए पलटा गया है क्योंकि जो योजनाएं बन गई हैं, जब उनका विध्वंस होगा तो पर्यावरण में फिर प्रदूषण फैलेगा। मतलब कैसा तर्क है। आप देखिए कि सीजीआई क्या तर्क दे रहे हैं और उन्होंने तर्क दिया कि 20,000 से करोड़ का ज्यादा का नुकसान हो जाएगा। सरकार तो यही चाहती है, तानाशाही यही तो है। अब यहीं पर आपको मैं राहुल गांधी की राजनीति की तरफ ले चलूंगा। बस एक चीज और समझते चलिए इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा फैसला दिया है जिसका बहुत महत्वपूर्ण काम है। दूसरा फैसला है राज्यपालों को समय सीमा। इसी सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में तय की थी कि राज्यपाल कोई भी जो बिल पास कर देती है विधानसभा राज्यों की, उसको 3 महीने से ज्यादा अपने विचार के लिए नहीं रख सकते। और आप देखें तमिलनाडु में, केरल में, पंजाब में, पश्चिम बंगाल में राज्यपालों का कैसी, मतलब एक तरीके से तानाशाही चल रही थी कि 2-2 साल हो गए, बिल पास करके दे दिया और उसकी समय सीमा समाप्त हो गई। उस पर एकदम चुप्पी साध के बैठे हैं, गठरी में उसको पोटली में बांध के तहखाने में रख दिया है। और जब उसको राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है तो राष्ट्रपति भी एकदम खामोश हैं। तो इस फैसले के खिलाफ क्या किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से एक तरीके से इस पर रेफरेंस मांगा, राय मांगी उनकी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी राय दी है वो फैसले को पलटने जैसी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो ये नहीं कह सकते कि कितने दिन में जवाब दें, लेकिन जरूरत से ज्यादा होने पर आप हमारे पास आ सकते हैं। ये कितनी विचित्र सी बात है। संविधान को आप देखें कि कैसे बदलने की एक तरफ कोशिश की जा रही है और कैसे संविधानों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। तो अब इन तीनों चीजों की रोशनी में मेरी बातचीत को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जनता के विवेक पर हमला, मीडिया की चुप्पी, सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की बिल्कुल विपक्ष के साथ नजर नहीं आता है, उसके सारे फैसले सत्ता को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की तरफ हैं। अब आप चलिए उस राजनीति की तरफ जो पर्यावरण पर हमने कहा। आप दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि पर्यावरण का मामला पहली बार नहीं आया। जब यूपीए सरकार थी उस वक्त भी उड़ीसा में पर्यावरण का मामला आया था और आप देखें कि मेरे ख्याल में 2008 की बात है कि उड़ीसा की पहाड़ियों में, नियमगिरी की पहाड़ियों में आदिवासी धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार है, यानी कांग्रेस नीत गठबंधन की सरकार है और उड़ीसा में उस वक्त पटनायक पटनायक की सरकार थी। तो आप नवीन पटनायक, माफ कीजिए, नवीन पटनायक उस वक्त मुख्यमंत्री थे। तो पटनायक साहब की वहां सरकार है और आदिवासी प्रदर्शन पर बैठे हैं। केंद्र से पर्यावरण मंजूरी मिल चुकी है, मिल रही है, लेकिन राहुल गांधी अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने बैठ जाते हैं और सरकार को मजबूर करते हैं कि वो इस पर्यावरण की मंजूरी को वापस ले। और फिर वो पर्यावरण मंजूरी कंपनियों से वापस ली जाती है। उसी के बाद देश भर में एक अभियान चलाया जाता है कि असल में ये सरकार पूंजीपतियों की खिलाफत करने वाली सरकार है। पूंजीपतियों को जो सरकार फ्री हैंड देगी वो लोकतंत्र की दोस्त नहीं हो सकती है।
वो लोकतंत्र की दुश्मन ही कही जाएगी, क्योंकि पूंजीपतियों को आपको नियंत्रण में रखना पड़ेगा उनके नियम कानूनों को मंजूरी देते वक्त। तो आप देखें कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में ये फैसले पलट रहे हैं और कैसे वो राहुल गांधी की राजनीति थी जिसमें वो अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने चले जाते हैं। तो इस बात को समझना जरूरी है। इस देश में दुर्भाग्य है कि पर्यावरण को विकास का शत्रु बता दिया गया है। इस वक्त आप देखिए सारे मीडिया चैनलों में यही बात चलती है कि जैसे ही कोई पर्यावरण की बात करता है तो उसको कहा जाता है कि तुम तो मतलब तुम क्या देशद्रोही हो, तुम क्या विकास नहीं चाहते। और उस विकास की कीमत यह है कि दिल्ली में एम्स ने कहा है कि आप और हम तो छोड़ दीजिए, जो गर्भस्थ शिशु है उसके उसके गर्भस्थ शिशु को भी पर्यावरण की कीमत चुकानी पड़ रही है। तो आप देखें कि कैसे इन तमाम मुद्दों पर एक खामोशी है। और आखिरी इसका आपको एक आप सुप्रीम कोर्ट को चलते समझते चलिए। ये आज खबर है दिल्ली के अखबारों में छपी है जिसमें बताया गया है कि जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो सुबह सैर करने निकले और उनकी तबीयत खराब हो गई। ध्यान से सुनिएगा। और इसी अखबार में नीचे खबर है कि दिल्ली एनसीआर में ग्रेफ्तारी की पाबंदी हटी। तो ये कैसा विरोधाभास है। अब मैं पूछता हूं कि सच कौन बोल रहा है, भारत के सीजीआई सच बोल रहे हैं या फिर सरकार सच बोल रही है। लेकिन आप देखें कि प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल चुप है, सरकार के साथ समर्थन में है। अब यहां से समझिए कि ऐसे में देश क्या करे। ऐसे में कौन नेता है जो सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहा है। और फिर संविधान दिवस पर जो बातें हो रही हैं असल में वो संविधान को सबसे ज्यादा चुनौती देने वाली हैं। और इसके एक दिन पहले आपने देखा कि अयोध्या में किस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ धर्म की ध्वजा फहरा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह बोल गए आप। अच्छा माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत किस तरह से धर्म ध्वजा फहरा रहे हैं। क्या आपके मन में ये सवाल आया कि हैसियत क्या है। ये तो शंकराचार्यों का काम है, ये तो धर्म के क्षेत्र के लोगों का काम है। आपने देखा होगा कई शंकराचार्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार प्रशस्ति गायन करते हैं, तो वो भी इसके खिलाफ नजर आए। उनमें उतना साहस नहीं कि सामने आकर बोल सकें। एक आध ने ये बात बोली है, शायद राम भद्राचार्य ने बोली होगी, जो लगातार उनका प्रशस्ति गायन में ही उनके जुटे रहते हैं। तो आप समझें कि कैसे तीसरी बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो उसके बाद से वह आरएसएस को लगातार प्रसन्न कर रहे हैं। इस पहला काम उन्होंने क्या किया, आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या के बाद पाबंदी लगाई गई थी और ये पाबंदी सरदार पटेल ने लगाई थी। उस पाबंदी में एक बात यह भी शामिल थी कि आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी हिस्सा नहीं लेंगे। तो आरएसएस पर यह रोक अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं हटा पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 बार इंतजार किया, लेकिन तीसरी बार वो ये पाबंदी हटाते हैं जुलाई 2024 में। और इस वर्ष 15 अगस्त पर पहली बार देश में कोई ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने आरएसएस का प्रशस्ति गायन लाल किले की प्राचीर से किया। पहले महात्मा गांधी को उन्होंने जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उसके बाद प्रधानमंत्री की हत्या के जो सबसे बड़े आरोपी संगठन है उसका जाकर वो प्रशस्ति गायन करते हैं। और अयोध्या में जिस तरह से प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के ध्वजारोहण किया गया, तो ये बताता है कि लोगों को एक लोकतंत्र से इतर एक ऐसे तंत्र में ले जाया जा रहा है जहां एक हिंदू हृदय सम्राट हैं। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत किस हैसियत से वहां मौजूद थे, आप ये सवाल किसी से नहीं पूछ सकते। ठीक ऐसे वक्त में अब राहुल गांधी के सवालों पर आइए। राहुल गांधी सवाल क्या उठाते हैं। राहुल गांधी सवाल उठाते हैं शिक्षा का। बिहार में उन्होंने शिक्षा का सवाल उठाया। राहुल गांधी सवाल उठाते हैं नौकरी का। राहुल गांधी ने बिहार में जितनी भी रैलियां की उसमें बार बार शिक्षा की बात आई, नौकरी की बात आई। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और अमित शाह ने कुल मिलाकर के लगभग 39 या 40 रैलियां की, जिनको बड़ी रैलियां आप कहेंगे। उन रैलियों में उन्होंने नौकरी का सवाल केवल और केवल 4 बार उठाया, लेकिन घुसपैठिए का सवाल बार बार आता रहा। खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह बार बार घुसपैठिए का सवाल उठाते हैं।
अब जरा जनता को सोचना चाहिए कि सवाल क्या है। जब आप शिक्षा को हटा देंगे, जब आप पलायन के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, जब बेरोजगारी पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, जब नौकरी पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, जब केवल और केवल चुनाव के पहले 10,000 रुपए आपकी जेब में डालकर आपका वोट खरीद लिया जाएगा, तो आप उसे कैसा लोकतंत्र कहेंगे? और चुनाव आयोग के पास आप शिकायत करते हैं और चुनाव आयोग उस पर कोई जवाब ही नहीं देता। तो कितनी विचित्र बात है कि चुनाव आयोग का बार बार जिक्र गोदी मीडिया अब तो करने लगा है कि चुनाव आयोग के पास जाइए। अब चुनाव आयोग जब बोलेगा नहीं तो कौन सा चैनल ये बताता है कि चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं देता? लेकिन जनता के दिमाग में यही जाता है कि विपक्ष कुछ करता क्यों नहीं। आप पूछ रहे थे कि मैं इतनी सारी यात्राएं कर रहा हूं, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, गुजरात और तमाम दूसरे राज्यों में लोगों के दिमाग में गोदी मीडिया का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। लोग ये बात करते हैं कि विपक्ष कुछ करता क्यों नहीं। तो विपक्ष जो कुछ कर रहा है वो उनको दिखाया कहां जाता है? नीतीश में और एनडीए में भी कितने मतभेद थे, नीतीश यानी जेडीयू की पार्टी में और बीजेपी में, लेकिन कौन सा गोदी मीडिया आपको दिखा रहा था कि कैसे जदयू के पूर्व सांसद और विधायक उनसे मिलने के लिए घर के बाहर धरना दे रहे थे, कैसे दोनों में बड़े मतभेद थे, कैसे उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित नहीं किया गया। तो ये सब कुछ चला, लेकिन ये सब कुछ बाहर आपके दिमाग में नहीं डाला गया। और इसी बीच में दुनिया में क्या हो रहा है? राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं भारत में, उन सवालों में क्या है? उन सवालों में सबसे बड़ी बात है जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि आप ये समझो कि आपके साथ धोखा हो रहा है। धोखा हो रहा है मतलब असली मुद्दे जब हवा में उड़ा दिए जा रहे हैं तो धोखा ही तो है। पेंशन हमारी खत्म हो गई, रेलवे का किराया आसमान छू रहा है, रेलवे का निजीकरण किसी भी वक्त किया जा सकता है, स्कूलों का, अस्पतालों का, कॉलेजों का, कंपनियों का, सबका निजीकरण चल रहा है और ये मुद्दे नहीं बनते। और कितनी विचित्र बात है सर कि अमेरिका में, जो दुनिया का सबसे धनी आप शहर कह सकते हैं, जिसकी अपनी स्वतंत्र अगर अर्थव्यवस्था देखें तो दुनिया में किसी भी बड़े 8वें राष्ट्र के बराबर उसकी अर्थव्यवस्था है, वहां पर गरीबों के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं जोहरान ममदानी। और आप मतलब दुनिया के सबसे अमीर शहर में मुद्दा गरीबी है और बिहार में मुद्दा क्या है? मुद्दा घुसपैठिया है। और यहां पर राहुल गांधी की राजनीति बार बार आती है कि आपको उस मूल सवाल की तरफ ले जाते हैं। राहुल गांधी की जो ये वोटर अधिकार यात्रा थी, यही तो मूल बात थी कि आपका जब वोट ही चोरी कर लिया जाएगा, आप वोट किसी को भी देकर आइए, लेकिन जब वो जाएगा ही नहीं तो आप एक दूसरे से कितनी बात करेंगे कि आपने किसको वोट किया। तो मुद्दा क्या है? अमेरिका में मुद्दा, न्यूयॉर्क में मुद्दा गरीबी है। आप जोहरान ममदानी के हमारे दर्शकों को देखना चाहिए कि मुद्दा नंबर 1 था भोजन, मुद्दा नंबर 2 था आवास, मुद्दा नंबर 3 था महंगाई। जो ये ड्राइवर का काम करते हैं, कैब्स के लोग, कैब चलाने वाले, उनकी जिंदगी क्या है, ये मुद्दे थे। उनकी बस्तियों में पानी भर जाता है, ये मुद्दे थे। तो अमेरिका में इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है और अमेरिका का राष्ट्रपति जिसको धमकी दे वो चुनाव जीत जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति उस जनता को डराने के लिए ये कह रहा है कि मैं फंड नहीं दूंगा, और उसके बावजूद जनता जोहरान ममदानी को चुन लेती है। इसलिए मैं जनता पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। वहां का सुप्रीम कोर्ट अभी भी ट्रंप के खिलाफ फैसले दे रहा है। नागरिकता के फैसले जो उन्होंने ट्रंप ने किए थे, आप देखें कि वहां के सुप्रीम कोर्ट के बदौलत ही वो बाकी मतलब बचे हैं, नहीं तो नागरिकों को बाहर निकाला जाता। तो आप देखें कि कैसे वो मुद्दे जो राहुल गांधी उठा रहे हैं देश के स्तर पर, वो उन मुद्दों पर सबसे अमीर शहर में चुनाव गरीबी के मुद्दे पर लड़ा जाता है। और भारत जो गरीब देश है, आखिर पटना का क्या ही मुकाबला है न्यूयॉर्क का। लेकिन पटना के रिजल्ट देखिए, बिहार के रिजल्ट देखिए, तो ऐसा लगता है कि यहाँ गरीबी, पलायन, नौकरी मुद्दा ही नहीं। तो ये हमारी सामूहिक चेतना पर डाका है। दूसरी बड़ी बात, हम अक्सर लोकतंत्र को केवल चुनाव में जीत हार से जोड़कर देखते हैं। मतलब हमारे मीडिया ने यही वातावरण बनाया है कि लोकतंत्र का मतलब है चुनाव टाइम पर होना, लोकतंत्र का मतलब है ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होना। आप ध्यान दीजिएगा सर, तो डेमोक्रेसी में मतलब ये गोदी मीडिया में, अखबारों में
लोकतंत्र उनको 5 साल में एक ही बार याद आता है, जब चुनाव आता है। वो कहते हैं लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र क्या यही लोकतंत्र है कि चुनाव लड़ा जाए और एक पार्टी चुनाव जीतती चली जाए, इसी को लोकतंत्र है। और राहुल गांधी जो सवाल उठाते हैं, अगर उन सवालों पर वो चुनाव हार जाते हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की जीत है। आप देखें, किसी टेलीविजन एंकर का नाम लेना ठीक नहीं, लेकिन 1 या 2 से ज्यादा बड़े-बड़े जो एंकर और एंकरनियां हैं आपके दर्शकों के हमारे, क्योंकि दर्शक अभी भी देखते तो उन्हीं को ज्यादा हैं। तो एंकर और एंकरनियां क्या कहते हैं? जब कोई कठिन सवाल दर्शक पूछ लेता है, तो वो कहते हैं कि ये आदमी 5 लाख वोट से जीता है। कोई आदमी अगर 5 लाख वोट से जीत जाए, तो क्या इसका मतलब ये है कि उससे सवाल ही ना किया जाए? तो यही, और आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे लगातार उन सवालों को राहुल गांधी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको पूरा का पूरा मीडिया छुपाने में लगा है, मिटाने में लगा है। इसका एक छोटा-सा उदाहरण है कि ये हमारी किताब, मैं एक बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही मामूली पत्रकार हूँ, मेरे कोई मिलियंस में फॉलोइंग नहीं है, लेकिन ये किताब जब लिखी जाती है, तो कैसे गोदी मीडिया की धड़कनें बढ़ जाती हैं। और कैसे इस किताब को, मतलब ये इस किताब के साथ जो कुछ हुआ, असल में वो भारत की जो प्रबंधित लोकतंत्र है, मैनेज डेमोक्रेसी है, उसका एक उदाहरण है। मेरा अपना उदाहरण है तो मुझे उसको बताने में संकोच होता है, लेकिन इत्तेफाक से वो उदाहरण है कि कैसे अगर राहुल गांधी पर एक किताब है, तो उसे सबकी नजर से मिटा दो। मैं इस वक्त मौजूद दर्शकों से कहना चाहता हूं कि ये पहली ऐसी किताब होगी जिसका एक भी जिक्र, एक लाइन भी किसी भी मीडिया चैनल, वेबसाइट में इसके बारे में नहीं छपी है। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप देख लीजिए। हिंदी और अंग्रेजी में, तमिल में छपा है, तेलुगु में छपा है, लेकिन हिंदी अंग्रेजी में एक लाइन इस किताब पर नहीं। जबकि मैं इस पेशे में लगभग 22 साल रहा हूं, लेकिन एक लाइन नहीं है, सारे के सारे लोग जानते हैं। तो एक लाइन क्यों नहीं है? क्योंकि वो जवाब देते हैं कि राहुल गांधी पर कुछ नहीं छप सकता। तो आखिर राहुल गांधी से इतना डर क्यों है? और इस डर को जोड़िए अब मेरी अगली बात से। प्रधानमंत्री बिहार चुनाव में जीतने का जश्न मनाते हैं और वो गुजरात जाते हैं। गुजरात में एक सभा को संबोधित करते हैं, अगर मैं सही हूं तो, और उस सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बिहार, वो माफ कीजिएगा, कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा। तो ऐसे क्या क्या ऐसी प्रधानमंत्री की मजबूरी क्या है कि उन्होंने बिहार चुनाव जीता है, उन्होंने महाराष्ट्र जीता है, उन्होंने मध्य प्रदेश जीता है, और बाकी राज्यों में तो बीजेपी ही जीती रही है, और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का कोई डर है। कौन सी चीज उनको परेशान कर रही है? आमतौर पर हम ये देखते नहीं है, जब कोई नेता जनादेश लेकर के आता है तो वो ये बात नहीं करता, दूसरी पार्टी की चिंता में घुले जा रहे हैं। आखिर क्या डर है प्रधानमंत्री मोदी को कि आखिर क्या ऐसा राहुल गांधी कर सकते हैं? असल में जो कुछ कर सकते हैं भारत के स्तर पर, वो राहुल गांधी ही कर सकते हैं। राहुल गांधी की राजनीति आज भले जनता को समझ में ना आए, लेकिन देर सवेर जनता के पास वही रास्ता है इस चक्रव्यूह से निकलने का। राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं बहुत आदर पूर्वक कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं कि उनको कामयाबी आने वाले कुछ वर्षों में मिल जाए। भारत की संपूर्ण लोक चेतना पर एक ऐसी सोच ने कब्जा कर लिया है जो बीजेपी से ज्यादा आरएसएस की है। मैं ये भी दोहराता हूं नहीं, कि बीजेपी, मैं आपकी इस बात जी से सहमत नहीं हूं। अगर आप बिहार के ही नतीजे देखें, जी तो बिहार में टोटल वोट पड़ा 5 करोड़ 17 लाख, जी और उसमें से एनडीए को वोट मिला है 2 करोड़ 34 लाख। जी जी यानी 50% से ज्यादा वोट एनडीए के खिलाफ पड़ा हुआ है। चूंकि अपने यहाँ का सिस्टम ऐसा है जिसमें ये का फर्स्ट पास द पोस्ट वाला सिस्टम, कि जो जी जो नंबर 1 आ गया, भले उसके वोट कितने भी कम हो, यहाँ तो 25% पर भी चुनाव जीत लिए जाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये कहना कि पूरे राष्ट्र की लोक चेतना पर एक डाका डाल दिया गया है, ये थोड़ा मैं इसे अतिशयोक्त समझता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। मैं आपके असहमति का आदर करता हूं, लेकिन जो मोटे तौर पर जो मैं देख रहा हूं, और अगर मान लीजिए कि अगर ये जो बिहार के नतीजे हैं, अगर ये किसी ऐसे राज्य के नतीजे होते जो हमारे जो विकास के पैमाने हैं, राष्ट्रीय जो पैमाने हैं विकास के, प्रति व्यक्ति आय है,
या मान लीजिए कि लोगों के पास रोजगार है, लोगों के पास भोजन और तरक्की के जो दूसरे रास्ते हैं। दरअसल ये एक विडंबना है कि इस वक्त विकास को जनता ने 2 चीज़ों से मान लिया है। विकास का मतलब जनता को ज़्यादातर दिखाया जाता है सड़क और फ्लाईओवर। तो बिहार में भी जैसे मान लीजिए सड़कें बन गई होंगी, फ्लाईओवर बन गए होंगे, तो जनता को विकास हाँ, वही ये बता दिया बात गया। आपकी बिल्कुल सही है और मैं जी, यहाँ एक चीज़ जोड़ूँगा। जी, गुजरात मॉडल की बात की जाती है, लेकिन कभी तमिलनाडु मॉडल की बात नहीं की जाती। हाँ, जी, मैं तमिलनाडु उसी पर आ रहा था। बहुत जी, सारे पैमानों पर जो इस समय मॉडर्न जो आप कहें जीडीपी पर कैपिटा जी, जीडीपी इन सब में भी गुजरात को टक्कर देता है। लेकिन आप तमिलनाडु में जाएंगे तो उस तरह की फ्लाईओवर्स, उस तरह के चौड़े रोड्स, उस तरह की बिल्डिंग्स वो सब नहीं दिखाई देंगी। बट मैं वो इसी जी, है जी, क्या, सोशल इंडिकेटर्स पर गुजरात बहुत सारे इंडिकेटर्स पर बिहार के बराबर खड़ा है। वहां इवन बिहार कई चीजों में आगे है। जैसे जो बच्चे मैट्रिक तक पहुंच पाते हैं वो परसेंटेज बिहार की तुलना में कम है गुजरात में। जो बच्चे यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाते हैं वो एवरेज बहुत कम है। जबकि तमिलनाडु में जो एवरेज है ये बच्चों के यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का, बच्चों का मैट्रिक तक पहुंचने का, ये नेशनल एवरेज से कहीं आगे है। और इसमें बिल्कुल। जो बताया नहीं जाता, जो मीडिया को बताना चाहिए, तमिलनाडु में जो यहाँ आरक्षण और इस सबको मेरिट से जोड़ देते हैं, तमिलनाडु में वो सब व्यवस्था बहुत पहले से चल रही है। आरक्षण की व्यवस्था और सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स बहुत पहले से चल रही है। और उस सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स के चलते ही तमिलनाडु में कंपैरेटिवली, मतलब वो एक तो जो ग्रोथ के पैमाने हैं उन पर तो है ही वो आगे, लेकिन बाकी इंडिकेटर्स पे भी बहुत आगे है। गुजरात जी, में वो बात नहीं है। गुजरात बिल्कुल। माल ये नूरिशमेंट और इन सब चीजों को लेकर के, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के, इन और इस पर प्रधानमंत्री मोदी या किसी बड़े नेता ने एक बार कहा था कि यहाँ तो महिलाएं दरअसल वो करती हैं, क्या बोलता, डाइटिंग करती हैं चूंकि स्लिम रहने जी। के लिए, इसलिए ये है। मतलब एक तरह से मजाक बना रखा है इन लोगों ने, इस तरह की बातें कहते हैं। तमिलनाडु की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें मैं तमिलनाडु अभी अपने रिसर्च और उसके पहले भी यात्राएं मैंने की हैं। तमिलनाडु में एक बिल्कुल ठीक बात दर्शकों के लिए शायद नहीं हो कि तमिल जो मैंने बिहार के बारे में कही कि बिहार में सड़कें ज़्यादा होंगी, फ्लाईओवर ज़्यादा होंगे। उसकी एक वजह ये भी है कि कॉन्ट्रैक्ट किसको मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिलना है। बिहार एकमात्र ऐसा शायद राज्य है जिसके नाम पर ये विश्व रिकॉर्ड है कि 3 दिन में सड़क बह जाती है, 3 दिन में फ्लाईओवर टूट जाते हैं। लेकिन आप देखें कि पूरे चुनाव में ये कहीं मुद्दा नहीं बनता है, मुद्दा कहीं नहीं है। मुद्दा नहीं। तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तो वहाँ सड़कें और फ्लाईओवर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ स्कूल बहुत ज़्यादा हैं। और तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बहुत सारा काम होता है और महिलाओं की भागीदारी उसमें सबसे ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, अभी एनसीआर सीबी का जो डेटा है नेशनल क्राइम ब्यूरो का, वो डेटा कुछ वक़्त पहले आया था। उसमें बताया गया था कि सबसे कम जो आत्महत्या की जो दर है, वो तमिलनाडु में है और उसकी वजह ये है कि शिकायतें, परेशानियाँ सब हैं, राज्यों में सब जगह हैं, लेकिन वहाँ पर उन पर कार्रवाई ज़्यादा होती है। जो गवर्नेंस का जो मॉडल है तमिलनाडु का, वो कहीं बेहतर है दूसरे राज्यों के मुकाबले। तो आप इसीलिए देखें कि वहाँ तमाम सारे सारे मुद्दे सब एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन आखिर एक एक व्यवस्था बनी है। एक सरकारें और डीएमके की सरकार है, वहाँ पहले दूसरी भी सरकारें रही हैं, लेकिन बीजेपी वहाँ प्रशासन में नहीं रही है अब तक। तो ऐसे राज्यों में अगर आप एक लोक चेतना की बात करेंगे या शिक्षा की बात करेंगे, शिक्षण की बात करेंगे, अस्पतालों की बात करेंगे, उन जगहों पर जहाँ पर दूसरी सरकारें काम कर रही हैं, तो वो व्यवस्था दूसरी है। जो मैं बात असल में कह रहा था कि शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा, केरल के चुनावों में और तमिलनाडु के चुनावों में बहुत ज़्यादा ये मुद्दे काम करते हैं, बहुत ज़्यादा इन मुद्दों पर बात होती है। तो जो भारत की राजनीति है, उनमें ये मुद्दे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों उनमें मुद्दे मध्य प्रदेश में आप मिसाल के तौर पर लीजिए, व्यापम कितना बड़ा घोटाला आया। एक ऐसा राज्य जहाँ कितनी मौतें सिलसिलेवार तरीके से हुई। आज जो गोदी मीडिया चैनल एक प्रसिद्ध चैनल है, उसके पत्रकार की मौत उसी दौरान हुई, उसकी जाँच-पड़ताल के दौरान हुई। लेकिन जैसे
मीडिया के माध्यम से सब कुछ छुपा दिया जाता है। और लोक चेतना की बात को इसलिए भी समझिए कि ये दैनिक भास्कर अखबार है, हमारे दर्शकों को याद होगा या दर्शक हमारे जानते हैं क्योंकि हिंदी का सबसे बड़ा अखबार है। इसमें कल संविधान दिवस पर लिखा गया है कि 16 जो आपके संस्कार होते हैं वो 16 अधिकार देते हैं। और आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, दर्शकों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि असल में ये हिंदुओं की बात नहीं है। ये जो संस्कार हैं वो ब्राह्मणों की कुछ, मैं कहूंगा, कथित उच्च जातियों पर लागू होते हैं, ब्राह्मणों पर लागू होते हैं, क्षत्रियों पर लागू होते हैं, और जो कथित अपर कास्ट है उस पर लागू होते हैं। पूरे हिंदू धर्म का इससे कोई इन संस्कारों का लेना देना नहीं है। लेकिन एक नागरिक के तौर पर क्या हमारे देश में ये सब स्वीकार्य है कि संविधान दिवस के दिन इतना बड़ा अखबार इतनी बड़ी खबर छाप रहा है, वो संविधान के अधिकारों को हिंदुओं का संस्कार बता रहा है? अगर मैं इस देश में रहता हूं और मैं पारसी हूं, मैं ईसाई हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, तो क्या ये संविधान मेरे लिए नहीं है? लेकिन ये अखबार माफी नहीं मांगेगा, कभी माफी नहीं मांगेगा। यही लोक चेतना है। ये मैं इस लोक चेतना की बात कर रहा था। दुनिया के दूसरे देशों में यह संभव नहीं है। बहुत सारे देशों में हम आए दिन पढ़ते हैं कि कैसे खबरें छपती हैं और कैसे लोग उसका विरोध करते हैं। अमेरिका का लोकतंत्र इसलिए लोकतंत्र के रूप में अभी टिका हुआ है ट्रंप की तानाशाही के बावजूद, क्योंकि वहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट ये हिम्मत रखते हैं कि वो छाप दें कि ट्रंप ने कितनी बार झूठ बोला। आपको याद होगा ट्रंप के पहले कार्यकाल में बकायदा वाशिंगटन पोस्ट ने गणना की और बताया कि 10,000 बार से ज्यादा ट्रंप ने झूठ बोला। क्या हम में से कोई जानता है कि वाशिंगटन पोस्ट के घर पर या उनके पत्रकारों पर कितने ईडी के छापे पड़े? तो ये अमेरिका को ताकत कौन देता है कि अपने ट्रंप पर ये रिपोर्ट छाप दो? कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने अलग अलग लेखों के माध्यम से बताया है कि कैसे ट्रंप के करीबी लोग यूनिवर्सिटीज पर कब्जा जमा रहे हैं, ट्रंप के करीबी लोग कैसे सरकार में प्रशासन पर कब्जा जमा रहे हैं। अभी तक हमें खबर नहीं मिली कि वहां की ईडी और एफबीआई क्या उनके पत्रकारों के घर गई, क्या उनके संस्थान बंद किए। लेकिन भारत में क्या है? भारत में जैसे ही एक खबर किसी तरह गलती से छप जाए तो तुरंत कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए अखबारों ने अब ये रास्ते चुन लिए हैं कि वो उसी राग में गाएंगे जिस राग में उन्हें गाने के लिए कहा जाएगा। तो ये जो बात है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो पूरे भारत के न्यूज रूम हैं और जो उनकी उनकी जो लाइन है वो पूरी तौर पर विपक्ष की विरोधी है। और उसमें फिर भी अखिलेश यादव के लिए जगह थोड़ी बहुत मिल सकती है। उसमें संभव है कि ममता बनर्जी के लिए जगह मिल जाए। उसमें संभव है कि तेजस्वी के लिए चुनाव राज्यों के आने पर जगह बन जाए, जगह मिल जाए। महाराष्ट्र के एनसीपी के लिए कुछ जगह बन जाए। लेकिन राहुल गांधी के लिए जगह क्यों नहीं? क्योंकि राहुल गांधी एनिमी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि भारत के स्तर पर उनको सबसे ज्यादा चुनौती केवल और केवल राहुल गांधी से मिल रही है, क्योंकि राहुल गांधी की जो पूरी की पूरी राजनीति है वो वैज्ञानिक सोच की है। क्या आप में से कोई एक दर्शक मुझे ये बता सकते हैं कि राहुल गांधी ने अपने भाषणों में कब हिंसा को बढ़ावा दिया? राहुल गांधी ने अपने भाषणों में कब दुष्ट प्रचार किया? राहुल गांधी ने अपने भाषणों में कब ऐसे वादे किए, कब ऐसे दावे किए जो आगे चल करके गलत साबित हुए? बल्कि इस वक्त हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने जब जब जो चेतावनी दी एक एक करके वो सही साबित हुई। राहुल गांधी ने सबसे पहले नोटबंदी को डिजास्टर बताया था। पूर्व और अब दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी बताया था। तो राहुल गांधी ने नोटबंदी के बारे में चेतावनी दी। लेकिन अब यहां पर जरा सोचिए, उसी वक्त उसकी थोड़ी दूरी पर चुनाव चल रहे थे, तो मीडिया की मदद से नोटबंदी को बता दिया गया कि अमीरों के पेट में दर्द है, और राहुल गांधी जो अलर्ट कर रहे हैं उनका मजाक उड़ाया गया। फिर आप देखें नोटबंदी के बाद कोरोना, जब प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को साथ में लेकर के अहमदाबाद के स्टेडियम की तरफ बढ़ रहे थे, तो आप देखें कि कैसे पन्नियां लगाई गई थी। आपको याद होगा कैसे दीवारें चुनवाई गई ताकि बस्तियों पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर ना पड़े। अब आज उसी अहमदाबाद में आप देखें कि कॉमनवेल्थ गेम होने की
खबर आई है कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम होंगे। तो आप देखें कि राहुल गांधी कर क्या रहे हैं, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स क्या है, राहुल गांधी की सोच क्या है। राहुल गांधी की सोच में शिक्षा एक एजेंडा है, और राहुल गांधी की सबसे बड़ी विशेषता जो इस वक्त की राजनीति में बहुत जरूरी है, वो है सांप्रदायिकता के साथ संघर्ष, जिस पर हमने इस किताब में बहुत विस्तार से बात की। और आप देखें इस लाइन पर बहुत आलोचकों ने बात की, बड़े लोगों ने कहा कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि 21वीं सदी के भारत के पहले पुनर्जागरण की गाथा है। इसलिए ये गाथा है क्योंकि जो मुद्दे हैं वो असली मुद्दे हैं। असली मुद्दा क्या है? शिक्षा, नौकरी, रोजगार। और ये जो साफ हवा है, ये असली मुद्दा नहीं है। क्या क्या बिल्कुल मजाक चल रहा है। आप देखिए कि राहुल गांधी प्रदूषण के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे कि प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, मतलब एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नंबर 1, और उसके बाद दूसरे बीजेपी में प्रधानमंत्री के जो आजकल दावेदारों के नाम आने लगे हैं, तो दावेदार नंबर 1 मान लीजिए कि अमित शाह जी हैं, उसके बाद योगी आदित्यनाथ हैं, और तीसरे चौथे पांचवें नंबर, इनमें से कोई भी आपको बोलता हुआ नजर आता है प्रदूषण पर? जबकि दिल्ली एनसीआर में सब तरफ बीजेपी की सरकारें हैं, और अखबारों में हम देख रहे हैं, रिपोर्ट छप रही है कि कैसे भारत के जो 19 राज्य हैं प्रदूषण की मार में हैं, और इन 19 राज्यों में से कम 15 राज्य या ज्यादा भी राज्य अब तो बीजेपी के ही हैं। तो एक वातावरण है पूरा जिसमें असली मुद्दे गायब हैं। राहुल गांधी उन असली मुद्दों की राजनीति करते हैं। बहुत से लोग मुझे देश भर की यात्राओं में मिलते हैं, और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं कि वो मुझसे कहते हैं कि राहुल गांधी के भाषण बोरिंग होते हैं। ये सच है। तो मैं उनसे कहता हूं कि क्या उसमें कोई झूठ है? तो वो कहते हैं झूठ तो नहीं है, लेकिन बोरिंग है भैया। ऐसा मजा लगता है नहीं जैसे आता। कि हाँ, मजा नहीं आता। यही गोदी मीडिया सफल हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में उसको मजा आता है। देश की राजनीति कोई कपिल शर्मा का कॉमेडी शो नहीं है। मजा करना है तो आपको कपिल शर्मा के शो में जाना पड़ेगा। आप जाइए, और जिस बात पर आपको गंभीर होना चाहिए उस बात पर आप हंसिए, और जिस बात पर हंसना है उस बात पर तो आप हंसते ही हैं। तो पूरे देश में कपिल शर्मा की कॉमेडी को आदर्श मान लिया गया है। हमारे टेलीविजन एंकर कपिल शर्मा की तरह हंसते हैं, कपिल शर्मा की तरह बात करते हैं, कपिल शर्मा की तरह बेफिजूल की चर्चाएं करते हैं, और उसी को एक राष्ट्रीय आइकॉनिक बना ली। कपिल शर्मा की हंसी जैसे इस वक्त हर जगह नागरिकों की गंभीरता का मजाक उड़ा रही है। तो गोदी मीडिया ने सबसे बड़ा काम क्या किया है? उसने हमारी गंभीरता को मजाक में बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी राजनीतिक गंभीरता को, गंभीर मसलों को मजाक में बदल दिया है। हमारे दर्शकों ने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले तस्वीर आई थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे या बात कर रहे थे, तो बगल में एयर प्यूरिफायर रखे हुए थे। कुछ वीडियोस भी उस पर बने हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयर प्यूरिफायर अफोर्ड कर सकते हैं, हम में से बहुत से लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या भारत के वो 80 करोड़ लोग जो 5 किलो राशन पर जिंदा हैं, क्या वो एयर प्यूरिफायर ले सकते हैं? तो राहुल गांधी के जो मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे हैं। राहुल गांधी के जो मुद्दे हैं वो भूखमरी के मुद्दे हैं। लेकिन मैं जो जिस लोक चेतना की बात कर रहा हूं, वो लोक चेतना है। मैं उसको वोट से अलग देखता हूं। मैं ये भी कहता हूं कि वोट किसी को भी दे दीजिए, वोट किसी को भी दे दीजिए, बीजेपी को सारे वोट दे दें, सब लोग बीजेपी को वोट दे दें, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। अपना विवेक गिरवी ना रखें। हम सब में से ज्यादातर लोग अपना विवेक गिरवी रख रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, मुट्ठी भर लोग पहुंचे, जबकि दिल्ली में बीजेपी को अपार समर्थन है। तो दरअसल जो व्यक्ति बीजेपी को वोट दे देता है, बीजेपी उसके दिमाग को उसने क्रैक कर लिया है। उसके दिमाग में वो चिप सच में चली गई है कि उसे सरकार का विरोध नहीं करना है। अब जब आप सरकार का विरोध, दिल्ली में मतलब मैं रह रहा हूं, सब कुछ चौक है, सुबह शाम दोपहर, और सरकार के विज्ञापन आ रहे हैं कि एयर प्यूरिफायर लगवाइए, कचरा बाहर मत जलाइए। कचरा बाहर जलाने भर का मुद्दा है। दिल्ली में जो आईआईटी की रिपोर्ट है वो बताती है कि 70% समस्या धूल की है, और ये वो धूल है जो जिसका निपटारा बीजिंग में हुआ, हमारे पड़ोस में हुआ है। तो क्या भारत की जनता, इतनी बड़ी जनता, इसमें से लोगों के दिमाग में नहीं आता कि हमारी हवा बीजिंग जैसी साफ क्यों नहीं हो सकती?
क्या बीजिंग का विकास रुक गया? बीजिंग यानी हमें चीन देखिए सबसे बड़ा देश है, अमेरिका को टक्कर दे रहा है, लेकिन उसने अपनी हवा साफ कर ली। भारत में हम जैसे ही बात करते हैं कि दिल्ली की हवा साफ कर दो, तो लोग कॉलर पकड़ने लगते हैं, लोग कहते हैं विकास नहीं होगा क्या? हम खाना नहीं खाएंगे। ये वही बात है जो रामदेव कहते हैं कि 30 रुपए पेट्रोल कर दूंगा, तब भी आप ताली बजाते थे। आज नहीं हुआ, तब भी जनता ताली बजाती है। मेरा लोक चेतना का आशय यह है कि आप जी समर्थन वोट किसी को दे दीजिए, लेकिन आप उन मुद्दों पर बोलिए। और जोहरान ममदानी ने जो कुछ किया वो चमत्कार नहीं है, वो जागृति का विषय है। और आप दर्शकों को बताना जरूरी है कि जोहरान ममदानी के बारे में बड़ा लोगों को संशय है। लोगों को लगता है कि इनको जो भारत से गए लोग थे या जो मुसलमान हैं वहां उन्होंने वोट दिया। माफ कीजिएगा, ये सच्चाई नहीं है। भारत से जो लोग गए हैं वो केवल उनकी आबादी केवल 8 लाख है, और जो मुस्लिम आबादी भी है वो भी बहुत कम है। उनको जिताया अमेरिका की जनता ने, बिना उसके जीत ही नहीं सकते। 1 करोड़ से ज्यादा आबादी है न्यूयॉर्क शहर की। तो आप समझें कि मुद्दे क्या चल रहे हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों में मैं अलग-अलग रिपोर्ट देख रहा था, 50 से ज्यादा एक्यूआई आता है तो पेरिस में इमरजेंसी लगा देते हैं। पूरे पेरिस में बंद हो जाता है कि आप सड़क पर जो है गाड़ी लेकर निकल नहीं सकते। और आप यहाँ भारत में देखिए कि एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि तबीयत खराब हो गई और दूसरी तरफ ग्रैप हटा दिया जाता है। तो ये लोक चेतना है। और हमारे सारे शहर, आप पटना देख लीजिए, कानपुर, आप तो उत्तर प्रदेश के बहुत से शहरों में रहे हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। सारे शहर हमारे खराब हो रहे हैं, उनमें हवा, पानी, ये नई समस्याएं हैं। लेकिन ये समस्याएं नागरिकों को नजर ही नहीं आती, क्योंकि उनके दिमाग में लगातार अयोध्या से जो धर्म की ध्वजा है वो उनको नजर आती है। और अभी ऐसी धर्म की ध्वजाएं कितनी जगह आने वाली हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि जब हम राहुल गांधी की राजनीति पर बात करते हैं तो इस बात को समझना जरूरी है कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठाते हैं, जो बात कह रहे हैं, उसमें उसको जरा समझिए। यकीन मत करिए, लेकिन समझिए। और ये जो सांप्रदायिकता का चक्रव्यूह है, ये जो मोदी का चक्रव्यूह है तानाशाही का, ये केवल और केवल इसको भेदने की क्षमता राहुल गांधी में है। क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो अखिल भारतीय स्तर पर है, बाकी दलों की भूमिका अपने अपने राज्यों में है। लेकिन इस वक्त भारत में कोई ऐसी पार्टी नहीं है कांग्रेस के अलावा जिसका प्रभाव एक राज्य में, एक राज्य से ज्यादा हो। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, अपने अपने राज्यों में सिमटी है। और आप देखें कि राहुल गांधी ने, जिन पर अक्सर ये कहा जाता है कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभाती है, बिहार में आप सब लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव को उनके अनुपात में या उनको वो जगह दी गई। तो हर जगह आप देखें, लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को जगह दी गई क्योंकि उनकी पार्टी का वहां पर वजन था लोकसभा चुनाव में। तो हर जगह पर जो समस्याएं नहीं है वो लोगों के दिमाग में भरी जा रही है। तो राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो समावेशी राजनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इस वक्त राहुल गांधी से ही उम्मीद है देश को। ये चक्रव्यूह अगर कोई तोड़ सकता है तो राहुल गांधी तोड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषणों में बार बार इस बात को दोहराया है कि वो आरएसएस की विचारधारा को गले नहीं लगा सकते। तो ये आरएसएस की विचारधारा को मैं कहता हूं कि वो असल में आरएसएस आत्मा है, बीजेपी शरीर है। आप बीजेपी को, राजनीति को बीजेपी से समझ ही नहीं सकते, आपको आरएसएस को समझना पड़ेगा। आरएसएस ने एक लंबा लंबा काम किया है, 100 साल आरएसएस ने लगाए हैं और आज उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। तो आरएसएस को समझिए, उनके विचारों को समझिए, उनकी सोच को समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे हैं वो केवल और केवल आरएसएस की सोच का प्रतिबिंब है। इसलिए इस सोच का प्रतिवाद करना जरूरी है। और इस सोच का प्रतिवाद किए बिना देश को आप असली लोकतंत्र की तरफ नहीं ले जा सकते, जहां सवाल करने वालों को सवाल करने की आजादी है। सवाल करते ही आप जेल के पीछे ठूस दिए जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि नए सीजीआई शपथ ले रहे हैं। उमर खालिद और बाकी 9 नौजवान जेल में हैं। कितने सीजीआई आए और चले गए। सुप्रीम कोर्ट बार बार प्रवचन देता है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। आप देखें किसके लिए? राम रहीम को हर चुनाव के पहले कैसे छूट मिल जाती है।
आशाराम को छूट मिल जाती है और हम सबको ये लगता है कि ये लोकतंत्र के विषय नहीं है। याद रखिए, लोकतंत्र केवल किसी एक नेता की जिम्मेदारी नहीं, लोकतंत्र सामूहिक लोक चेतना की जिम्मेदारी है और हम सबको उसमें उस पार्टी का, उस नेता का साथ देने की जरूरत है जो हमारे सवालों के साथ हमें जिंदा रखे, जो हर चुनाव में हमें घुसपैठिए का डर ना दिखाए, जो हर चुनाव में हमें मुसलमानों का डर ना दिखाए। तो मुझे लगता है कि मैंने आप सबका काफी वक्त लिया। नहीं तो नहीं, जी जी। दरअसल दरअसल जो आपने जो बातें कही उनमें काफी मतलब वो समझी जानी चाहिए। और जो इस समय देश में माहौल है, जो देश में जो राजनीति चल रही है, वो राजनीति बहुत खतरनाक है। इस बात को भी समझने की जरूरत है। जी और उस खतरनाक राजनीति के चक्र से अगर कोई व्यक्ति, जैसा आपने कहा, तो राहुल गांधी की राजनीति उम्मीद पैदा करती है। अब वो कहां तक चीजों को, इस दुष्चक्र को काटने में सफल होंगे, वो लोगों पर निर्भर करता है कि लोगों में वो चीज कहां तक पहुंच पाती है। बिल्कुल। तो आज की बात यही समाप्त करते हैं। आपके पास समय कम था, उसके बावजूद आपने ज्यादा समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तो शुक्रिया। और अपने दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि यदि आपको ये बातचीत अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लोगों तक पहुंचाएं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी मेंबरशिप लें। आप ऐसा करेंगे तो अनब्रेकिंग को ताकत देंगे। इसके अलावा अगर आपको इस तरह के बातचीत, इस तरह के विचार, इनमें रुचि है, तो आप दयाशंकर मिश्र ऑफिशियल चैनल भी सब्सक्राइब करें। वहां पर आपको बहुत सारे इस तरह के वीडियोस मिलेंगे और समसामयिक विषयों पर दयाशंकर जी अपनी बात रखते हैं, उन चीजों को सुनने को मिलेगा। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।